सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग हंसी खुशी रहा करती। गांव के लोगों में बहुत एकता थी। लेकिन सुखपुर गांव में इस बार की सर्दी ने तो मानो लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था। ऐसी बात में कुछ लोग कहते हैं, देखना यार, इतनी बादल की हुई है, बाहर काम पे भी जाना है, कैसे जाऊं मैं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ यार, हम गरीबों का तो यही है, चाहे बादल हो बरसात हो, हमें तो हर मौसम में काम करने पे जाना ही पड़ता है। इस बार की सर्दी ने तो हद ही कर दी है। पूरा दिन आग के पास बैठने में बीत जाता है, लेकिन सर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ चाचा, इतनी सर्दी है कि खेतों में काम करने का भी मन नहीं करता। अरे सर्दी की बात तो कर ही मत रमा, सर्दी ने तो सचमुच लोगों की जान ले रखी है। ऐसा लग रहा है कि इस बार की सर्दी गांव वालों की जान लेकर ही रहेगी। एक तो हमारा गांव ऐसी जगह है जहां जलाने के लिए लकड़ियां मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ बिटिया, ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। इसे भी कुदरत की मार समझकर झेल ही रहे हैं बेचारे गांव वाले। सर्दी ने सच में गांव वालों की जान ले रखी है। हमारा गांव ऐसी जगह है जहां बर्फ पड़ने की उम्मीद भी हो जाती है, इसलिए ठंड बहुत रहती है। हाँ ये तो है। चलो फिर मैं चलती हूँ, मैं काम पर जाती हूँ। साहब के घर पोछा बर्तन करना भी है, मुझे देरी हो जाएगी। इतना बोलकर राधा तो वहां से चली जाती है और जमींदार जी के घर पर पहुंचती है, जहां जमींदार अपने घर में हीटर जलाए बैठे होता है। ये देखकर राधा मन ही मन सोचती है, बताओ, अमीरों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है। गर्मी में ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन इनके पास है और सर्दियों में ये गर्म हवा देने वाली मशीन भी। भगवान भी कभी कभी बहुत अन्याय करते हैं। अरे राधा, आ गई तुम? मैं तुम्हें याद कर रहा था। घर में तो ढेरों काम पड़े हैं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना दो। जी साहब, अभी बना के लाती हूँ आपके लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय। सर्दियाँ भी तो बहुत हो रही हैं। राधा जमींदार के घर में नौकरानी का काम किया करती, खाना पीना, घर के काम वो सब करती, लेकिन उसे अपनी गरीबी और जमींदार जी की अमीरी देकर हमेशा से ही भगवान से शिकायत रहा करती। भगवान भी हमारे साथ बहुत अन्याय करते हैं। हम गरीबों को इतना गरीब बना के रखे हैं कि हमारे पास कपड़े तक नहीं है सर्दी काटने को, और ये लोग एक कपड़े में गर्म हवा के आसपास घूम रहे हैं। ना ही कमाने की टेंशन और न ही कल क्या बनेगा इसकी कोई फिक्र। राधा, चाय बन जाए तो बाहर ले आना, मैं बाहर ही बैठा हूँ। और हाँ, काम हो जाए तो तुम भी घर चली जाना, बहुत सर्दी है। राधा सारा काम खत्म करके जाने लगती हैं तो वह जमींदार के घर में रखे कंबलों को देखकर सोचती है, साहब के पास इतने कपड़े हैं, इतने शॉल हैं, सर्दियों से बचने के लिए इनके पास तो बहुत सारे कपड़े हैं। एक साल में चुरा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। रात में सर्दी से नींद नहीं आती, वैसे भी आधी रात तो आग के पास ही बितानी पड़ती है। सोते तो बस हम अपने शरीर को आराम देने के लिए हैं। राधा एक शाल वहां से उठाकर ले आती है। इधर गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी की ठंड के कारण मौत हो जाती है। एक और आदमी को इस ठंड ने अपना शिकार बना लिया। अब जाते जाते राधा उस शॉल को अपनी साड़ी में छुपाती है और वहां से लेकर घर आ जाती है और उससे ओढ़ कर काफी अच्छा महसूस करती है। तभी वहां रमा का आना होता है। अरे राधा, क्या बात है? ये शॉल कहाँ से लेकर आई है? इसमें तो तू बड़ी प्यारी लग रही है। अरे रमा, क्या कह रही है? धीरे बोल। ये जमींदार साहब के घर से लेकर आई हूँ, उन्हें बिना बताए। उन्हें भी कहाँ ही पता चलने वाला है क्यों उनके घर से एक शॉल कम हो गई है। अरे बात तो तेरी एकदम सही है राधा, जमींदार साहब के पास भला किस चीज की कमी है? लेकिन अब तो तेरी रातें बड़ी अच्छी कटने वाली है, क्यों, है ना? अरे हाँ, ये तो बहुत गर्म है। वैसे आजकल में जमींदार साहब की शहरी बेटी गांव में आने वाली है। क्या सच में उनकी बेटी आने वाली है? पर इतनी ठंड में उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। शहर में तो इतनी ठंड में भी उनके पास मशीनें होती है जिससे वो ठंड में बच सके। यहाँ गांव में ऐसा साधन कहाँ?
उन्हें अभी नहीं आना चाहिए। शहर में तो 100 सुविधाएं हैं सर्दी से बचने की, और यहाँ की सर्दी तो बस जान ले ले ऐसी सर्दी है यहाँ की। अरे काहे की सर्दी, अभी अभी जमींदार जी के घर में गर्म हवा फेंकने वाली मशीन देख कर आई हूँ। क्या गर्म हवा आती है, देखकर तू तो हैरान रह जाएगी। अरे हाँ राधा, तू तो ठीक कह रही है। अमीरों के लिए क्या सर्दी और क्या गर्मी, उन्हें तो बस जन्नत नसीब है। गांव के लोगों पर ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोग आग जलाकर एक जगह बैठने पर मजबूर थे, और तो और लोगों के पास तो अब आग जलाने को कुछ लकड़ियां ही कम पड़ रही है, और लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। तुम्हें पता है, वो बीनू चाचा है ना, उनकी मौत हो गई ठंड के कारण। हम गरीबों के नसीब में तो बस ये ठंड जान ले ली है। अगले दिन जमींदार साहब की बेटी ट्रेन से आती है और जमींदार साहब अपने बेटी के साथ गांव में घूमने निकलते हैं। अरे बैठो बैठो, वैसे भी सुखपुर गांव में इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है। अरे राधा, रमा और रामू चाचा, ये मेरी बेटी नैन्सी है, आज ही शहर से आई है। नमस्ते बेबी जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ राधा, आपके घर पे काम करती हूँ। अरे नमस्ते भाभी जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आप ही लोग से मिलने आई हूँ। वैसे सच में पिताजी, गांव में शहर से तो दुगनी ठंड है, बहुत सर्दी है यहाँ तो। हाँ, अभी तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मैडम जी, शहर में तो इतनी सर्दी नहीं होगी ना। पिताजी, मैं थोड़ा गांव घूम कर आती हूँ। नैन्सी गांव में घूमती है तो देखती है गांव में लोग ठंड की मार से जूझ रहे थे, और तो गांव के लोगों की हालत भी बहुत बद से बदतर थी। गांव के लोग तो ठंड से बेहाल है, लेकिन वो अपनी जरूरत पूरी भी कैसे कर सकते हैं? मुझे उनके लिए कुछ तो करना ही होगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे नैन्सी, अब तक तुम जाग रही हो, लगता है नींद नहीं आ रही है तुम्हें। आओ यहाँ, अकेले मत बैठो, हीटर के पास बैठकर काम कर लो अपना। हाँ पिताजी, मैं सो जाऊंगी, आप सो जाओ, मुझे थोड़ा काम है। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये तो कोई नक्शा लगता है। हाँ पिताजी, ये इस गांव का नक्शा है। मैं आज गांव गई थी तो लोगों को ठंड से बेहाल देखा, और मैंने उन्हें ठंड से बचाने का फैसला किया है। लेकिन ये कैसे संभव है? ये तो भगवान की देन है। वो तो मुझे भी नहीं पता पिताजी, पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा इस गांव के लिए। नैन्सी अगली सुबह ही गांव पहुंचती हैं। वहां वो एक जगह पर लोगों की भीड़ देखती है जहां सभी लोग रो रहे थे। ये देख नैन्सी पास में खड़ी रमा से पूछती हैं, अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? पिताजी ने कहा था कि राधा बुआ को काम पर भेजना है, मुझे तो उनका घर भी नहीं पता, किसी से पूछ लेती हूँ। जी, क्या हुआ है यहाँ पे? यह लोग रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। सुखपुर में इस बार ठंड की कहर की वजह से हमारे गांव के लोगों की जानी जानी शुरू हो गई है। बेचारी राधा, अब उसके बच्चों को कौन देखेगा? आप अपने आप को संभालिए, मैं सर्दी का कुछ ना कुछ हल निकालती हूँ। अरे आप क्या कर सकती हैं इस ठंड का? यह तो कुदरत की ही देन है। रात को सोलर यंत्र ऑर्डर करती है। अगले दिन की शाम तक सुखपुर गांव में भी आ जाते हैं और नैन्सी भी गांव में आ जाती है। अरे ये क्या है भला? अरे बिटिया, ये क्या है? गांव में कुछ बना रही हो क्या बिटिया? ये आप सभी के गांव वालों को ठंड से बचाने के लिए है। अभी ये आप लोगों के घरों की छतों पर लगाया जाएगा। लेकिन हमारे घर तो पक्के नहीं है, ये हमारे घर के ऊपर टिकेगा भी? सब होगा, आप ये सभी गांव वालों की छतों पर लगा दीजिए। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि जमींदार की बेटी जो शहर से अभी कुछ दिनों पहले आई थी वो गांव में क्या लगवा रही है।
लोगों में इसी बात की चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन जब सभी गांव वालों की झोपड़ी के ऊपर सोलर यंत्र लग जाता है तो नैन्सी गांव वालों को इकट्ठा करके कहती है, मुझे पता है आप लोग चिंता में हैं। आखिर ये मैंने आप लोगों की घरों के ऊपर क्यों लगवाया है? ये आपके घरों को और आप सभी को ठंड से बचाने के लिए लगा है। मतलब अब इससे धीरे धीरे सर्दी चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये आपको घर में इतना गर्म रखेगा जिससे आपको सर्दी कम लगेगी, और जब इस पर धूप पड़ेगी तो ये आपके घर को उसकी सूरज की किरणों से गर्म रखने का काम करेगा। बिटिया, तो तुम इसी की पढ़ाई की हो? ये तो तुमने सुखपुर गांव के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। गांव में वैसे भी हमने इस ठंड की वजह से अपनों को खोया है। अब इस गांव में ठंड के कहर से किसी और की मौत नहीं होगी। जमींदार की बेटी नैन्सी ने अपनी पढ़ाई के जरिए गरीब गांव वालों को ठंड के कहर से बचा लिया, और गांव के लोग भी सोलर यंत्र के गर्माहट से बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें पहले जितनी सर्दी नहीं लग रही थी। एक बार की बात है, सर्दियों के दिन थे और बसंतपुर नाम के एक गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में रहने वाला एक आदमी सोनू फटे पुराने से कपड़े पहने हुए बाजार में फल सब्जियां बेच रहा था। उस भयानक बर्फीली ठंड में भी सोनू अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा था, ताकि 2 पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट भर सके। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। फल भी लाया हूँ साथ में, उन्हें खाकर सेहत बना लो। सब्जी ले लो, सब्जी, फल मजेदार है, सब्जी भी मजेदार है। खा लो रे खा लो, ले लो रे ले लो, ताजे ताजे फल और सब्जी ले लो। सोनू उस खड़कती ठंड में बाजार में बैठा हुआ था। तभी एक आदमी वहां आता है और सोनू से पूछता है, हे भगवान, तुम ऐसे फटे पुराने कपड़ों में भी काम कर रहे हो? इतनी भयानक सर्दी पड़ रही है और तुम ये फटे पुराने कपड़े पहनकर यहाँ सब्जियाँ बेच रहे हो? तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या भाई? ये सुनकर सोनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है भाई साहब, लेकिन अगर मैंने ठंड की परवाह करके काम नहीं किया तो अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? वो भूखे मर जाएंगे। अच्छा अच्छा भाई, समझ गया मैं। सोनू से कुछ सब्जियां खरीद लेता है और 200 रुपए सोनू को दे देता है और सब्जियां लेकर वहां से चला जाता है। और सोनू फिर से सोचता है कि काश मुझे इतनी कमाई हो जाती, आज तो अपनी पत्नी और बच्चे को सब कुछ दे पाता। ये सोचकर वह फिर से मन लगाकर अच्छे से काम करता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। फल भी लाया हूँ साथ में, उन्हें खाकर सेहत बना लो। सब्जी ले लो। खैर, सोनू की किस्मत शायद गरीबी में ही लिखी गई थी, इसलिए इतनी मेहनत के बाद भी उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जब सारे दिन मेहनत करने के बाद सोनू शाम को घर जाता है तो उसकी पत्नी वह उससे बोलती है, सुनो जी, आज तो आटा भी खत्म हो गया है और चावल भी। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। यह सुनकर सोनू 200 रुपए निकालकर अपनी पत्नी विमला को दे देता है, क्योंकि दिन में सोनू की इतनी ही कमाई हुई थी। तभी उनकी बेटी निशा वहां आकर बोलती है, पापा आप आ गए, मुझे एक स्वेटर दिला दो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। कि वो सोनू अब सोच लेता है कि अब वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा ताकि अपने परिवार के लिए खाना और कपड़ा खरीद सके। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन रामू की पत्नी विमला सोचती है कि अब मुझे कहीं से एक स्वेटर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा इनके लिए, नहीं तो ये तो बाहर रहते ही इन्हें ज़्यादा ठंड लगती होगी। हम तो घर में अपना कैसे भी गुजारा कर लेंगे। अगर स्वेटर उनके लिए ना लिया तो कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, और ऐसे में हमारी देखरेख कौन करेगा? माँ, मैं भी चल नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं पिताजी के साथ बाजार जाती और सब्जियाँ बेचने में उनकी मदद किया करती, पर भगवान ने मुझे भी अपाहिज बना के भेजा है। ना ना बिटिया, ऐसा ना बोल। हम गरीब माँ बाप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तुम्हें स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं और तुम्हारा इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। बेटा कुछ दिन रुक,
हमारे साथ भी सब सही होगा। उसी शाम जब सोनू घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके बगल में लकड़ियों का एक गट्ठर रखा हुआ था। लेकिन बूढ़ी औरत की हालत बहुत खराब लग रही थी, इसलिए वो उसे उठाकर नहीं ले जा सकती थी। इसलिए ये सब देखकर सोनू बूढ़ी औरत के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ काकी? आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। आप इतनी भारी लकड़ियाँ नहीं उठा पाएंगी। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने सोनू से कहा, हाँ बेटा, मुझे ये लकड़ियाँ अपनी झोपड़ी तक ले जानी है। तुम पहुँचा दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये कहकर सोनू लकड़ी का गट्ठर उठाकर बूढ़ी काकी के पीछे पीछे चलने लगता है और उन लकड़ियों को बूढ़ी काकी की झोपड़ी तक पहुंचा देता है। इससे खुश होकर बूढ़ी काकी सोनू से बोलती है, बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। तुमने मुझ जैसी लाचार बुढ़िया की मदद की है। रुको, मैं तुम्हारे मेहताने के रूप में कुछ उपहार देना चाहती हूँ। ना मत कहना बेटा। ये कहकर बूढ़ी काकी सोनू को एक सोने का कड़ा देती है और सोनू उसे लेकर घर आ जाता है। उस सोने के कड़े को बेचकर सोनू अपनी अच्छी सी फल सब्जियों की एक दुकान खोल लेता है और उसके बाद खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।